हाँ बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। ये है हमारा हिंदी का पेपर। मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाया हूँ। तो मॉडल पेपर जो 4 मॉडल पेपर मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा, उसमें से ये पहला मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर में हम कम्प्लीटली बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका परीक्षा में पैटर्न आने वाला है, उस पैटर्न के हिसाब से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो आपको परीक्षा में मिलेंगे। और पूरा जो सिलेबस होता है, उस पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हमने ये कम्प्लीटली पेपर रेडी किया है। विथ आंसर्स मैं आपको यहाँ पे ये पेपर अवेलेबल करवाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देखेंगे। नमूने के तौर पर हम इसमें 10 से 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के देखेंगे। उसके बाद रिक्त स्थान के प्रश्न देखेंगे। फिर इसमें आपका जितना जो पत्र लेखन है, इसके बाद निविदा है, विज्ञप्ति है, वो सब कुछ देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें हम अंत में एक निबंध लेखन भी देखेंगे, कवि परिचय भी देखेंगे, और साथ ही साथ लेखक परिचय भी, हम इंपोर्टेंट लेखक परिचय देखने वाले हैं। मैं आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश के जो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत शानदार ढंग के एक गद्यांश और पद्यांश में एक एक अवेलेबल करवाऊंगा। सही ढंग से देखना है, पूरी क्लास को देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि एक भाग आपने मिस कर दिया और वही आपकी अगर परीक्षा में आ गया तो बच्चों नुकसान हो जाएगा और बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो कंप्लीटली देखना है। और साथ ही साथ जो जो आंसर आपको आते हैं ऑब्जेक्टिव विशेष करके, उनका कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। इसके अलावा आप जो चाहते हैं, आप जो आपकी कोई आपका डाउट है, तो कुछ भी अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगर और ज़्यादा पेपर चाहते हैं, मॉडल पेपर 4 तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा ही, लेकिन और भी अगर ज़्यादा चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। तो पहला प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कॉपी का हिंदी अर्थ लिखिए। देखो, पारिभाषिक शब्दावली के 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो कॉपी जो शब्द है, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द आपको बताना है। तो बच्चों, हिंदी पारिभाषिक शब्द होता है इसका प्रतिलिपि। अगला क्वेश्चन है, लेकिन परीक्षा में ध्यान रखना, आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। अभी तो प्रतिलिपि चलो ठीक है, लेकिन परीक्षा में कई बार ये होता है कि हड़बड़ाहट में या उतावली में या और कॉन्फिडेंस में आप चारों ऑप्शन न पढ़ करके अगर आपने उत्तर दे दिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद आपको उत्तर देना है। तो कॉपी का पारिभाषिक शब्द होता है बच्चों प्रतिलिपि। दूसरा प्रश्न है, इंक्रीमेंट का हिंदी अर्थ लिखिए। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बच्चों वेतन वृद्धि। जो पेमेंट होता है, जो सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है, उसमें जो है वो कुछ समय के बाद में मासिक वेतन में वृद्धि की जाती है। और सालाना जो वृद्धि की जाती है ना, साल में एक बार, जैसे जुलाई में, तो एक जो बेसिक सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट लगता है, एक वेतन वृद्धि लगती है, तो वो वेतन वृद्धि कहलाती है, इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, विधिवत ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। ढंग से पढ़ना, आराम से पढ़ना। तो बच्चों, राइट आंसर है 1936 में भारत में विधिवत रूप से ऑल इंडिया रेडियो, जिसे AIR अपन कहते हैं, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रेडियो। तो इसकी 1936 में इसकी शुरुआत भारत में हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम कौन सा है। बच्चों, जनसंचार के 4 माध्यम हैं, जिसमें सबसे पुराना माध्यम अगर पूछा जाता है तब तो रहेगा प्रिंट मीडिया। लेकिन अगर पूछा गया है कि सबसे तेजी से लोकप्रिय हो रहा जनसंचार का माध्यम क्या है, तो वो है इंटरनेट। और इसके अलावा 2 और माध्यम है, उसमें एक है रेडियो और दूसरा है टेलीविजन। तो ये चारों जनसंचार के माध्यम हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो उसमें प्रिंट मीडिया आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के मौखिक रूप में प्रयोग होता है। देखो, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। तो भाषा का जो मौखिक रूप होता है उसमें क्या प्रयोग होता है, केवल ध्वनि प्रयुक्त होती है, केवल वाक्य विन्यास प्रयुक्त होता है, केवल संकेत प्रयुक्त होते हैं, या फिर केवल शाब्दिक उच्चारण प्रयुक्त होता है। तो बच्चों, इसमें केवल ध्वनि होती है। मौखिक जो भाषा होती है ना, उसको अपन बोलते हैं, मुख से जो उच्चरित होती है वो मौखिक भाषा कहलाती है, और इसमें केवल ध्वनियाँ निकलती हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ, केवल ध्वनि। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्र सुदर्शन करत सदा जन की रखवारी, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। 3 शब्द शक्तियां हैं बच्चों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि इसमें व्यंजन शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है।
अगला क्वेश्चन है आलोक धनवा की कौन सी रचना नहीं है। आलोक धनवा की एक रचना तो हमारे सिलेबस में है पतंग, और चूंकि आलोक धनवा साहब एक बड़े ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनकी रचनाएं जो है वो पूछी जा सकती हैं और इनका जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान से लिखना है, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां और दुनिया रोज बनती है, ये एकमात्र इनका काव्य संग्रह है। तो ये चक्रव्यूह जो है ये आलोक धनवा साहब की रचना नहीं है, बाकी ये आलोक धनवा साहब की रचना है। अगर प्रश्न यहाँ से बनता है कि आलोक धनवा साहब का एकमात्र जो काव्य संग्रह है वो कौन सा है, तो वह है दुनिया रोज बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि हैं। तो बच्चों शमशेर बहादुर सिंह जो है ये एक प्रयोगवादी कवि है, नए नए प्रयोग जो है इन्होंने अपनी कविता में किए हैं, तो आप इनका आंसर लिखेंगे प्रयोगवादी कवि हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रयोगवादी कवि हैं, नए नए प्रयोग इन्होंने किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ये जीवन के पारावार, यहाँ जीवन के पारावार किसे कहा गया है। समुद्र को कहा है, बादलों को कहा है, आसमान को कहा है या फिर धरती को कहा है। तो बच्चों बादलों को यहाँ पे जीवन के पारावार कहा है, साथ ही साथ बादलों को क्रांति का दूत भी बताया है और साथ ही साथ बादलों को नई आशा का प्रतीक भी यहाँ पे कवि ने बताया है। तो राइट आंसर रहेगा जीवन के पारावार जो है वो बादलों को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य है। शीतल वाणी में बच्चों यहाँ से अलंकार भी पूछा जा सकता है कि शीतल वाणी में आग से क्या तात्पर्य। कवि कहता है ना मैं शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, तो शीतल वाणी में आग में अलंकार अगर पूछा जाता है तो विरोधाभास अलंकार रहेगा, क्योंकि वाणी कैसी है, शीतल है और फिर भी उसमें आग है, तो शीतलता और आग दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थक लगते हैं, इसलिए यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य होता है बच्चों कोमल वाणी में प्रेम की तीव्र उष्मा का भाव कवि यहाँ पे लिए हुए फिरता है। तो राइट आंसर है इसका ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आंधी, लू और गर्मी में भी अवधूत की तरह अविचल कौन रहता है। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा शिरीष के फूल जो है वो कवि ने यहाँ पे कहा है कि चाहे मौसम कैसा भी क्यों ना हो, ये जो शिरीष के फूल हैं ये हर मौसम में खिले हुए रहते हैं, और विशेष करके गर्मी में तो जो उस पेड़ पे जो फूल लगे हुए थे इसलिए कवि यहाँ पे उसे अवधूत से तुलना करता है। अवधूत यानी जो अघोरी होते हैं उनसे कवि यहाँ पे इनकी तुलना करता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था। बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। याद रखना है आपको, ये जो टॉपिक है ना बाबा साहेब का, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपका जरूर बनेगा। अब देखिए हम करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी रिक्त स्थान लिपि में लिखी जाती है। तो बच्चों हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कई बार ये पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है, या फिर चार, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न अगर आता है तो पूछे जाएंगे ऑप्शन अलग अलग। आपको याद रखना है कि हिंदी जो है संस्कृत है, इसी तरीके से मराठी भाषा है, ये नेपाली भाषा है, तो ये सभी भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। लिपि एक्चुअली बड़ी होती है, एक लिपि में कई सारी भाषाएं आ सकती है। लेखन का जो तरीका होता है, जो वर्णों की जो लिखने की जो शैली होती है उसे ही लिपि कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट रिक्त स्थान है मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो बच्चों मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है, क्योंकि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जो मौखिक भाषा होती है वो अभिव्यक्ति का, मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है, लिखित भाषा भी है, और लिखित भाषा जो है वो ज़्यादा स्थायी होती है। अगला प्रश्न है कि मोहन शेर है वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो देखो मोहन जो है ना, अब कोई व्यक्ति शेर तो नहीं हो सकता, लेकिन मोहन शेर के जैसे बहादुर है, शेर के जैसे लक्षण है उसमें, इसलिए लक्षणों के आधार पर हमें यहाँ पे अर्थ ग्रहण करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति हुई। और आपको याद होना चाहिए कि दो लक्षणा शब्द शक्ति के दो भेद हैं। तो ये दो भेद याद रखना, व्यंजना के भी दो भेद हैं, लक्षणा के भी दो भेद हैं। आगे मैं इसको डिटेल से आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते हैं वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ हमें प्रकट हो रहा है कि पुरुष की भीरुता, भीरुता का मतलब होता है यहाँ पे कायरता। तो जो कायर पुरुष होता है उसकी हमेशा निंदा होती है। बिल्कुल जो भाव यहीं पे वही निकल रहा है जो कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति है। जहाँ किसी शब्द का सीधा सीधा अर्थ, उसका शाब्दिक अर्थ, उसका मुख्य अर्थ प्रकट होता है, वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति के कारण अलंकार यहाँ पर है। तो बच्चों जो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 4 भेद हैं कि कुछ काव्य शास्त्रियों ने 5 भेद भी माने अनुप्रास अलंकार के, जैसे वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। तो इस प्रकार से इसके 4 अलग अलग भेद और कहीं पर 5 भी माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहां शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो वहां पे अलंकार होता है। बच्चों जहां शब्द की आवृत्ति होती है और जितनी बार शब्द की आवृत्ति हुई है उतनी बार उसका अर्थ भी भिन्न होता है तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए जग वाह पाए बोराए। तो यहाँ कनक कनक 2 बार शब्द आया और दोनों बार इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। एक बार इसका अर्थ है धतूरा और दूसरी बार है इसका अर्थ सोना, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अपठित गद्यांश है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका उत्तर आपको देने हैं। तो मैं पूरा गद्यांश तो नहीं पढ़ूंगा, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से पढ़ लेना या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं इसे अभी फिलहाल आपको बता देता हूँ कि पद्यांश कौन सा है, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है। अगर यही पद्यांश परीक्षा में आया तो इसके जो प्रश्न है वो भी सेम परीक्षा में आएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है। अब ध्यान रखना यहाँ से एक शीर्षक से रिलेटेड जो प्रश्न आपका बनेगा वो भी इसी पहली पंक्ति से मिलेगा। तो अब आप इस गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ और इसके प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि गद्यांश का जो शीर्षक होता है हमेशा लगभग जो है वो पहली पंक्ति से ही मिलता है। तो यहाँ पे हम संस्कृति इसका उचित शीर्षक करेंगे। दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं। तो हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व होते हैं बच्चों अतिथि देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व। ये हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का दृष्टिकोण है। तो संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का कैसा दृष्टिकोण है, समन्वयकारी दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, मैं बच्चों थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको 4 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराने हैं, जबकि टाइम हमारे पास कम बचा है। तो थोड़ा सा फुर्ती से आप लोग इसे देख लीजिए। संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, संबंधित देश की जलवायु पर, वहाँ के पशुपालन पर और साथ ही साथ वहाँ की जो प्राकृतिक संपदा है जैसे नदी है, वन है, पहाड़ है आदि, इन सभी पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है। बच्चों किसी भी देश की संस्कृति को जानने के लिए विज्ञान को जानना आवश्यक नहीं है। और अंतिम प्रश्न है कि संस्कृति का गहन संबंध किससे बताया गया है। बच्चों संस्कृति का गहन संबंध खान पान, आचरण, व्यवहार आदि से बताया गया है। तो ये गद्यांश और गद्यांश के 6 इंपोर्टेंट प्रश्न। उसके बाद एक और पद्यांश है, इसको भी ध्यान से पढ़ना है क्योंकि हो सकता है यही पद्यांश आपकी परीक्षा में आ जाए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आने वाले होते हैं वही करवाता हूँ, बहुत कम करवाता हूँ, लेकिन जो करवाता हूँ वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा आज के प्रश्न पत्र में आपने इंग्लिश में देखा होगा, हमने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वही रिपोर्ट आपकी परीक्षा में पूछी गई। जो निबंध हमने जो आपका जो लेटर करवाया था वही लेटर आपकी यहाँ पे पूछा गया। जो इनविटेशन को एक्सेप्ट कैसे करते हैं बताया था वही आपकी परीक्षा में पूछा गया। बहुत सारे प्रश्न आपको हमारे जो वीडियोस होते हैं, जो मॉडल पेपर्स होते हैं उसमें से मिलते हैं। हमने स्वर्णिम भारत का जो इतिहास था उसमें से 3 हमने आपको जो मॉडल पेपर्स बताए थे हमारे, उसमें से 16 प्रश्न आपको मिले थे। तो देख लो, इस तरीके से हिंदी में भी रिकॉर्ड बनाएंगे हम, जो आपको बता रहे हैं वो आपको परीक्षा में मिलने वाला है। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से और वीडियो को कंप्लीटली देखें। बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को आगे बढ़ा दिया तो देखो लिखा है कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। देखा वहाँ रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। धिक जीवन को जो पाताई आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। बच्चों ये राम की शक्ति पूजा जो पाठ है
यहाँ से निराला जी की कविता यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ बात ये थी कि जब भगवान रामचंद्र जी शक्ति की उपासना कर रहे थे, जो शक्ति रावण की तरफ थी, उस शक्ति को युद्ध से पहले रावण से युद्ध करना था और युद्ध से पहले अपनी ओर मिलाना था, तो उस समय जब युद्ध कर रहे थे तो किसी मायावी शक्ति ने भगवान राम के सामने जो सामग्री रखी हुई थी उस यज्ञ में आहुति देने के लिए, और जब दुर्गा आने वाली थी तो उसको कमल देने के लिए, तो वो कमल गायब कर दिया उस मायावी शक्ति ने, और उस समय का वर्णन जो है वो यहाँ पे कवि ने किया है। तो अभी मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिए और आंसर आपको देना है। प्रश्न एक बार जरूर पढ़ के मैं आपको सुना दूंगा। पहला प्रश्न है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो राम की माता उन्हें राजीव नयन कहती थी, यानी जिनके नयन जो है वो कमल के समान है, कमल जैसे नयनों वाला। राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा लेता है? बच्चों, राम की शक्ति पूजा में महाशक्ति या कोई मायावी शक्ति जो है वो कमल चुरा लेती है। राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की थी? तो राम ने रावण को पराजित करने के लिए, दुर्गा को अपनी ओर मिलाने के लिए जो है वो उपासना की थी। दो नील कमल है शेष, अभी राम किन नील कमलों की बात करते हैं? तो बच्चों, उनके सामने जो कमल रखे थे वो तो मायावी शक्ति ने चुरा लिए थे, लेकिन अब शक्ति जब भगवान राम की तरफ आ रही थी तो उन्हें अर्पण करने के लिए भगवान राम के पास में अपने स्वयं के नेत्र रूपी दो नयन जो है, नेत्र रूपी जो कमल है वो अभी उनके पास शेष बचे थे। अगला प्रश्न है कि नील कमल शब्द में अलंकार है? तो नील कमल शब्द में उपमा अलंकार है। नयन, अगला प्रश्न है, नयन शब्द के पर्यायवाची हैं? तो नयन का पर्यायवाची होता है नेत्र, आंख, चक्षु, लोचन, अक्षी, आंख। ठीक है, अब देखिए, तो ये हमने कर लिए। अब बाकी के जो प्रश्न हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, वो हम नेक्स्ट जो है वो इसकी क्लास, उसमें मैं आपको ये बता दूंगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहेंगे, साथ ही साथ विज्ञप्ति है, ज्ञापन है, जितने भी पत्र एवं प्रारूप लेखन है वो सारे इसमें रहेंगे। इसका जो बेस्ट निबंध होगा वो भी रहने वाला है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।